अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट एग्जैक्टली 3 days, find probability of rain on एग्जैक्टली 3 days, यानी 7 में से 3 दिन ऐसे हों जिनमें बारिश हो जाए, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 7 में से 3 दिन का क्या मतलब है, 7C3 के 7 में से 3 दिन के कॉम्बिनेशंस बना लिए मैंने ये 7C3 से। अब कितने दिन बारिश होनी चाहिए, 3 दिन बारिश होनी चाहिए। तो होने की प्रोबेबिलिटी पे पावर क्या लगेगी, 3 लगेगी, क्योंकि 3 दिन बारिश होगी और 3 दिन होगी तो ऑब्वियसली 4 दिन नहीं होगी, तो ना होने पे मैंने पावर लगा दी 4। जो भी इसका आंसर आएगा वो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आई? जी सर, आगे। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन 2 days की। अब लेस देन 2 days का क्या मतलब है कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 2 की। इसका मतलब है कि लेस देन 2 में कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, 0 आ जाएगी एंड 1 आ जाएगी। यानी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0 की एंड 1 की, और दोनों को ऐड कर दूंगा। इसका मतलब 7C0 0.6 पावर 0 0.4 पावर 7 प्लस 7C1 0.6 पावर 1 0.4 पावर 6। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी लेस देन 2 days की। मुझे अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मोर देन 5 days की, तो इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन 5 एंड इट इंक्लूड्स x इक्वल्स टू 6 एंड 7। मैं क्या करूँगा, मैं कर दूंगा 7C6 0.6 पावर 6 प्लस 7C7 सॉरी 0.4 भी तो आएगा। ठीक है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी मोर देन 5 days की। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, इसी तरह अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एटलीस्ट, नहीं एटलीस्ट नहीं, मुझे अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मोर देन 1 day की, तो मोर देन 1 day का क्या मतलब है, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन 1 एंड इट इंक्लूड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7। तो अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, मैं करूँगा 7C2 फिर वैल्यूज, फिर 7C3 फिर तो ये वैल्यूज, तो फिर इतना 7। लंबा हो सर जाएगा। 1 माइनस कर बहुत सकते हैं लंबा ना? हो जाएगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा, वही तो बता रहा हूँ, सबर तो करो, सुनो तो। 7C5 फिर 7C6 फिर 7C7, इतना सारा। तो ये एक ही सवाल में पेपर, एक ही होगा सवाल पेपर में पूरा। तो ऐसा नहीं करना हमें, जब भी हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी हो रही हो तो हम उसका रिवर्स कर देते हैं। कैसे रिवर्स कर देते हैं, इसके अंदर किन वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी इंक्लूड नहीं है 1 एंड 1 and 0। 0 1 1 0। 1। तो मैं इसको दूसरे तरीके से कर सकता हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ 0 और 1 की एंड इसको 1 से माइनस कर दूँ। तो 1 और 0 की अगर निकालूंगा, उसको 1 से माइनस करूँगा, तो जो बचेगा वो ये बचेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बात समझ आई? तो जब भी ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, वर्किंग लंबी हो रही हो, तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, दूसरे तरफ की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ आई?
जी सर। लेस देन 6 डेज। अब इसमें प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6 है, यानी प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 5 4 3 2 1 0, इतनी सारी। इससे अच्छा हम एक काम करें, इसमें क्या क्या नहीं आ रहा। इसमें 6 नहीं आ रहा एंड 7 नहीं आ रहा, तो मैं 6 और 7 की निकाल के 1 से माइनस कर दूंगा। ठीक है, जी सर। एट लीस्ट 1 डे। अब एटलीस्ट 1 डे का क्या मतलब है? एटलीस्ट 1 डे का मतलब है मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कम से कम एक दिन और एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0। इसी तरह अगर मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 डेज, नहीं एट मोस्ट 5 डेज। मोस्ट 5 डेज का क्या मतलब है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है। तो इसका मतलब है x लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या क्या आ जाएगा इसमें? 0 1 2 3 4 5। तो इसका रिवर्स क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 एंड 7। ठीक है, बात समझ आ गई? किसी को कोई मसला? नहीं सर। No, sir. नहीं सर। अच्छा, इसके बाद अब अगर हाँ, अब हमारे पास क्या है? n इक्वल्स टू 7 था एंड p इक्वल्स टू 0.6 था एंड q इक्वल्स टू 0.4 था। हमारे पास जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है ना, तो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स का मतलब होता है कि अगर हम बाइनोमियल की बात करते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के पैरामीटर्स होते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, x इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ n एंड p। ये जो n एंड p है ये इस डेटा के पैरामीटर्स, ठीक है, इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 7,0.6। तो अगर कोई किसी क्वेश्चन में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ जो वैल्यू लिखी है वो n है एंड दिस इज़ माय प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और जब मुझे n और p पता होता है तो मैं अपने डेटा का मीन एंड वेरिएंस निकाल सकता हूँ। मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। तो मीन का क्या कैसे निकलेगा मीन? मीन निकलेगा np से, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मेरे पास मीन आ जाएगा। एंड वेरिएंस होता है npq। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये मेरा वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, सर ये जो NPQ है ये सब क्वेश्चन में मतलब दिए हुए होते हैं? भाई तुम्हें n और p पता है तो q तो निकाल ही सकते हैं ना, 1 माइनस करके। n पता होगा, p भी पता होगा। क्वेश्चन में ये दो चीजें तो गिवन होंगी ना। ठीक है। ठीक है भाई। Yes, sir. अच्छा, अब एक और चीज़ सुनो,
मेरे पास अगर मैं बोलता हूँ, मैंने अभी ऊपर जो वेल कैलकुलेशन करी सारी वो एक वीक की करी, ठीक है, कि एक वीक में 3 दिन बारिश हो, एक वीक में एटलीस्ट एक दिन बारिश हो, इस तरह से। अब मैं अगर बोलता हूँ मैंने जो है वो 4 वीक्स ले लिए, ठीक है, मैंने एक वीक नहीं लिया, 7 दिन नहीं लिए, मैंने 4 वीक्स लिए, ठीक है, यानी 4 वीक्स में मेरे पास 7 डेज के 4 वीक्स हैं। अब मैं बोलता हूँ कि 4 वीक्स में से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालो दैट एग्जैक्टली 1 वीक, देयर इज एग्जैक्टली 1 वीक in which there is at least 1 day rain। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे वो बोल रहा है कि 4 में से एग्जैक्टली 1 वीक ऐसा हो, तो 4 में से 1 वीक ऐसा हो तो इसका मतलब है कि 4C1 तो करना ही करना है। और 4 में से 1 वीक कैसा हो, 4 में से 1 वीक में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डे बारिश होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो मैं P लिखूंगा उस पे मैं पावर लगाऊंगा 1, एंड यहाँ पे सर वो आपकी जो आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही, मुझे आ रही है। आ रही आ रही है सर। वलीद देखो तुम्हारे एंड से कुछ इशू होगा। अब ओके 4 में से 1 वीक का मतलब है कि 4C1, एंड 1 वीक एक पी सॉरी P के ऊपर पावर क्या लग जाएगी 1, एंड Q के ऊपर पावर लग जाएगी 3। लेकिन ये P और Q जो है वो ये पुराना वाला P और Q नहीं होगा, ये वाला P और Q नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 में से 1 वीक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एटलीस्ट 1 डे बारिश हो। तो यहाँ पे P और Q क्या होगा, P होगा एटलीस्ट 1 डे की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी एक वीक के अंदर, एक वीक के अंदर एटलीस्ट 1 डे की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जो मैं कैसे फाइंड करूंगा, वो मैं ऐसे फाइंड करूंगा, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, और वो निकलेगी 1 माइनस 7C0 0.6 पावर 0 एंड 0.4 पावर 7। यहाँ से जो भी मेरा P आएगा उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। बात समझ आई? क्वेश्चन था कि 4 में से 1 वीक ऐसा होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 1 डे बारिश हो। तो पहले मैंने एटलीस्ट 1 डे की प्रोबेबिलिटी निकाली किसी भी एक वीक में, दैट बिकम्स माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। उसको मैंने 4C1 कर दिया, तो मेरे पास जो है जो भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी वो आ गई। समझ आया? सर जी ये सर। PQ वाला दोबारा बता दें। बताता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है? नो सर। देखो यहाँ पे मैं जब देखो हमारे पास P क्या था, किसी भी एक दिन रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 एंड Q था 0.4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या किया, मैंने बोला 4 में से एग्जैक्टली एक वीक ऐसा हो, एग्जैक्टली एक दिन नहीं, मैं 7 दिनों की बात नहीं कर रहा। अगर मैं 7 दिनों की बात कर रहा होता तो फिर मैं P और Q ये यूज़ करता, लेकिन यहाँ पे मैं 4 में से एक वीक की बात कर रहा हूँ। तो 4C1, अब P मुझे नहीं पता जिसके ऊपर पावर 1 आएगी, एंड Q मुझे नहीं पता जिसके ऊपर पावर 3 आएगी। अब P और Q हैं क्या, मेरे पास P और Q जो था वो ये था, एक दिन का, किसी भी एक दिन रेन की प्रोबेबिलिटी एंड ना होने की प्रोबेबिलिटी। मुझे जो है वो 4 में से एक वीक ऐसा होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 1 डे बारिश हो। तो सबसे पहले मुझे एटलीस्ट 1 डे बारिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी
फॉर 1 वीक, किसी भी एक वीक में एटलीस्ट 1 डे रेन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मेरा P होगा यहाँ पे। और एटलीस्ट 1 डे की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, हमने ऊपर डिस्कस करी है ये बात कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा इसका वो मेरा P बन जाएगा, और 1 माइनस P कर देंगे Q के लिए। अब समझ आया? जी सर। क्लियर है सबको? जी सर चलो। अब एक और चीज़ रह गई है, उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, पहले इसके थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। हाँ।
ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, करो इसका पार्ट 1 करो, इजी है, पार्ट 2 में समझाऊंगा, या अगर कर सकते हो तो ट्राई कर लो। सर इसका आंसर 0.396 सर। पार्ट 1 जी का सर, जी जी पार्ट 1। 0.3। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला, अगर सबका आ गया भाई तो नेक्स्ट वाला एक साथ समझाऊं सबको, सब एक साथ आ जाओ। पार्ट 1 हो गया सबका, तो बता दो जल्दी से। बोलो, आ गया 1 का आंसर? जी सर, आ गया। मरियम, तुम्हारा जवाब नहीं आया अभी तक। रैंडम सैंपल ऑफ, अच्छा हो गया। अब वो बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n if there is probability of at least 0.85 that a random sample of n tapes contain at least one damage tape। अब हम एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए क्या करते हैं, ये n हटा देते हैं। n की जगह पे कोई भी अपनी मर्जी से नंबर बोल दो, ठीक है। 15 ऊपर था, हम 20 बोल देते। अगर हम अब इसको क्वेश्चन को इस तरह से रीड करें
के find the smallest value if there is a probability that there is at least 0.85 that the random sample of 20 tapes contain at least one damage tape. कैसे करेंगे? n equals to 20 है और p equals to 1/5 है. मुझे प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 की. तो कैसे फाइंड करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, राइट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 कैसे होगा? 1 माइनस 20c0 1/5 पावर 0 4/5 पावर 20. और ये चीज इसने मुझे दी हुई है कि ये ग्रेटर एटलीस्ट 0.85 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 है. ठीक है, इसी तरह निकालेंगे. ये बात समझ आई सबको? अगर यहाँ पे n की जगह पे 20 बोलता तो हम एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी इस तरह निकालते. हाँ या ना? यस सर. जी सर, आपने 20 क्यों लिया है? ऐसे लिया है ना, बता रहा हूँ. समझ अच्छा. आया कि ये चीज समझ आई कि हमने 20 लेंगे तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी ये निकलेगी. अब इसने मुझे यहाँ पे n दिया हुआ है, 20 नहीं दिया हुआ. तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ से 20 को हटा के n लिख दूंगा. कुछ गलत किया मैंने? सर तो ये 0 की जगह n आएगा ना या नहीं? 0 की जगह क्यों आएगा? n 20 था ना, तो 20 हटा के n लिख दिया मैंने. ओके सर, ओके. बोलो. जी सर, ठीक है. जी सर. अब अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकलेगी? nc0 इज 1, किसी भी चीज के साथ c0 इज 1, पावर 0 इज ऑल्सो 1, तो जाएगा 1 माइनस 4/5 पावर n is greater than equals to 0.85. अब यहाँ से n की वैल्यू कैसे निकलेगी? 0.85 यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 पावर n is less than equals to 0.15. ठीक है. अब यहाँ से मैं n की वैल्यू कैसे निकालूं? जब भी पावर में n होता है तो हम लॉग्स अप्लाई करते हैं. लॉग्स हमारे सिलेबस में पूरा टॉपिक नहीं है, वो P3 का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ये चीज कि जब भी पावर में अननोन होगी हम लॉग्स अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे. और लॉग्स किस तरह अप्लाई होंगे? सिर्फ एक ही चीज समझनी है लॉग्स की. ये हो जाएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, साइन चेंज क्यों हुई है ये अभी बताता हूँ, log 0.15 डिवाइडेड बाय log 4/5. क्या किया? दोनों के साथ log लगा दिया, दिस log डिवाइडेड बाय दिस log. और साइन मैंने फ्लिप क्यों करा? साइन मैंने इसलिए फ्लिप करा क्योंकि log जब भी लेस देन 1 पे लगता है, लेस देन 1 वाली वैल्यू पे log लगता है तो हमारे पास आंसर आता है नेगेटिव में. और इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए जब भी नेगेटिव साइन कैंसिल होती है इनइक्वालिटीज में तो हमारी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है. ये इनइक्वालिटी का रूल है कि जब भी हम माइनस साइन को प्लस बनाते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है. ठीक है. क्या किया? लॉग लगाया, जो भी यहाँ वैल्यू थी उस पे लॉग, जो यहाँ था इस पे लॉग, दोनों को डिवाइड कर दिया. अब यहाँ से आंसर क्या आएगा मेरे पास? कैलकुलेट कर लो. log 0.15 डिवाइड बाय log 4/5 कितना आ रहा है? Is it 9? greater than equals to 9 point something. तो हम इसको राउंड अप कर लेंगे 10. ठीक है, समझ आया? किसको नहीं आया?
ओके सर, गॉट इट। बताओ भाई, किसको समझ नहीं आया? खतीजा, जैनब, मरियम, आ गया सर। ईमान। सर आ गया समझ। खतीजा, मरियम। जी सर। चलो, अब जब भी इस तरह का सवाल आएगा हम क्या करेंगे, हम एन कोई वैल्यू अज्यूम कर लेना और बोल देना भाई कि उसका ना प्रोबेबिलिटी निकाल देना, और उसके बाद वो वैल्यू हटा के एन अननोन रख देना, और इसका नाम है एन की वैल्यू आ जाएगी। सर अगर n 30 रखते या 50 रखते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी रख दो, वो तो हमने ऐसे ही रखा था ताकि मैं ये स्टेटमेंट बना लूँ, ये ठीक है। स्टेटमेंट बनाना आसान हो जाए। उसके बाद तो हटा के एन ही रखना है ना मुझे। अच्छा ठीक है सर। सर हाउ विल वी डू पार्ट 3 उसका? नहीं, वो वही मैं बोल रहा हूँ, पार्ट 3 जो है वो नहीं करना, वो अप्रोक्सीमेशन वाला है, वो हम नॉर्मल की बात करेंगे। सर अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो साइन नहीं चेंज करेंगे। वैल्यू ग्रेटर देन नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होती है ना, इसलिए तो हमारे केस में हमेशा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। N वाला हो गया तो चलो, इसका पार्ट नहीं हाँ, ये वाला करो, क्वेश्चन 23।